14 अप्रैल 1891 हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का एक छोटा सा सुनहरा और बड़ा ही मनोहर कस्बा महू। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन राय है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। आइए आज आपको एक ऐसे सामर्थ्यशाली शख्स से मुलाकात करवाता हूं, एक ऐसे प्रतिभाशाली युवक से मुलाकात करवाता हूं, एक ऐसे व्यक्ति से परिचित कराता हूं, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूं जिसकी प्रासंगिकता आज के परिवेश में ज्यादा है। आज मैं बात करूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आज मैं बात करूंगा हिंदुस्तान के स्वातंत्र्य के इतिहास के बाद पहली जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट बैठक में कानून मंत्री का तमगा लेने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। मध्य प्रदेश का महू और महू के भीमराव अंबेडकर। तुम्हारे पैरों में जूते हो चाहे ना हो, लेकिन तुम्हारी हाथों में खिताबों का होना बड़ा जरूरी है। सोचो उस शख्स ने उस वक्त कितना विरोध झेला होगा जिसकी आज मूर्तियां भी तोड़ी जाती हैं। यह है बाबा साहब, यह है नीली क्रांति के संदेशवाहक। ये रहे हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने समाज से छुआछूत को खत्म कर दिया, जिन्होंने समाज से अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया। और आप जरा कल्पना करिए, मैं कहानी बताऊं, मैं बाबा साहब की पूरी दास्तान बताऊं और युवाओं से यह निवेदन करूं कि आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, क्योंकि आपके अंदर बाबा साहब के पूरे जीवन को देखने के बाद एक चीज जरूर मिलेगी कि आप सामर्थ्यशाली कैसे हो सकते हैं, आप ऊर्जागत कैसे हो सकते हैं, आप अपने आप को कैसे महत्वाकांक्षी बना करके देश और समाज के लिए स्थापित कर सकते हैं। लेकिन एक चीज यहां जानना बड़ा जरूरी है कि बाबा साहब का इस मुल्क के लिए कितना बड़ा योगदान रहा है। यह शायद बेहद आवश्यक और बेहद जरूरी है। आइए सीधे आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उस कहानी के साथ जोड़ता हूं जिसे आज का युवा सुनना चाहे न सुनना चाहे, लेकिन उसकी मजबूरी जरूर है। आज वो दिवस है, आज वो महापरिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब के जन्मोत्सव का, जिनके दम पर आज समाज का सिर्फ अंतिम तबका ही नहीं बल्कि समाज का हर वर्ग अपने आप को बड़ा सामर्थ्यशाली महसूस करता है। और ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अगड़े और पिछड़ों की नहीं है, ये लड़ाई समाज के हर एक वर्ग की है। जब विषय ये प्रसंग में आता है कि समाज के हर वर्ग की चिंता कैसे की जाए, तब बाबा साहब की प्रासंगिकता और बढ़ती चली जाती है। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के छोटे से गाँव महू में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माँ का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। ब्रिटिश हुकूमत में पिताजी नौकरी किया करते थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शुरुआती नेम सकपाल तो जरूर था। महार जाति से ताल्लुक रखने के नाते लोग इन्हें निचली जाति से जुड़ा हुआ मानते थे, अछूत मानते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप जरा कल्पना करिए, बेहद कम उम्र का बच्चा सामाजिक भेदभाव महसूस करना शुरू कर देता है, सामाजिक दुराव महसूस करना बंद कर देता है, सोचना शुरू कर देता है। और आप इस चीज को साथ साथ जोड़ते चलिए कि वो जातिगत भाव लगातार भेदभाव देखता है, बावजूद इसके देश का पहला कानून मंत्री बनता है। आप जरा कल्पना करिए कि जिसे मंदिरों में जाने से रोका जाए, जिसे मटकों में पानी पीने से रोका जाए, जिसे कक्षाओं में घुसने से मना कर दिया जाए, जिसे ऐसे काम करवाए जाए जो समाज सहजता के साथ स्वीकार नहीं करता, तो उसके मनोस्थिति पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। बावजूद इसके तमाम संघर्ष जिन्होंने झेला, तमाम यातनाएं जिन्होंने झेली, तमाम स्ट्रगल जिन्होंने किया, आज फिर भी उनको लोग बड़ी इज्जत के साथ याद करते हैं। मुझे यह कहने में ये कतई गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान के स्वातंत्र्य के इतिहास के बाद तमाम ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने अपने अपने समाज का निश्चित रूप से निर्देशन किया है, जिन्होंने अपने समाज का नेतृत्व किया है। लेकिन बाबा साहब ने जो कुछ देश के लिए किया है, वो यकीनन उसको रिप्लेस कर पाना, उसके बारे में कह पाना मुझ जैसे छोटे से पत्रकार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आपके लिए बड़े प्रिय होंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम, आपके लिए वीर अब्दुल हमीद बहुत प्रिय होंगे, आपके लिए कांशीराम साहब बहुत प्रिय होंगे, आपके लिए राम मनोहर लोहिया साहब बड़े प्रिय होंगे, मुझे भी बहुत प्रिय हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो इस देश को दिया है, शायद वो किसी ने नहीं दिया। और एक बड़ी बात मैं ये आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि आज के परिवेश में बाबा साहब ने जिन समाज के तबकों के लिए सब कुछ किया था, वो शायद बाबा साहब जैसा नहीं बन पा रहे हैं, उन जैसा व्यक्तित्व नहीं अवतरित कर पा रहे हैं। मुझे एक तर्क के साथ समझाने में कतई गुरेज नहीं है कि आज हिंदुस्तान की 80 करोड़ की आबादी राशन पर निर्भर है, अन्न पर निर्भर है। सरकार ना दे तो भोजन के लाले पड़ जाए। लेकिन आप जरा बताइए, क्या बाबा साहब ने या खैरात खाने की वकालत की थी? क्या बाबा साहब ने सामर्थ्य की वकालत नहीं की थी? जरूर की थी। एक और सबसे बड़ी बात मैं साथ साथ जोड़ना चाहूंगा कि जिन समाज के तबकों की लड़ाई बाबा साहब ने की, आज समाज का वही तबका नशे की यौंद में दौड़ता चला जा रहा है। आज समाज का वही तबका झंडबरदारी कर रहा है। आवश्यकता है बाबा साहब के प्रतीकात्मक आदर्शों पर चलने की,
आवश्यकता है बाबा साहब के व्यक्तित्व को अपने जीवन में अवतरित करने की, और यह बेहद जरूरत है कि सरकार और सिस्टम को समझा जाए, बगैर राजनीति के प्रेरित हुए अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया जाए। और मुझे यह कतई कहते हुए गुरेज नहीं है कि आज दलित बस्तियों में बड़े आज चाव के साथ, सोशल मीडिया पे बड़े चाव के साथ देखा जा रहा है कि नए लड़के, पुराने बुजुर्ग, माताएं और बहनें आज अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस को, आज उनके जन्म जयंती पर खूब ठहाके लगा रहे हैं, बड़े प्रसन्नचित्त हो रहे हैं, बड़े गौरवशाली महसूस कर रहे हैं। लेकिन वो सामर्थ्य कहां बौना हो जाता है, वो उम्मीदों की मीनार कहां धराशायी हो जाती है कि अपने बच्चों को हम नशा करने से ही नहीं रोक पाते, हम अपने बच्चों को खुद का अनादर करते हुए नहीं रोक पाते, हम अपने बच्चों में वो हौसला क्यों नहीं डाल पाते, हम अपने बच्चों को बेहतर तालीम क्यों नहीं दे सकते। और अम्बेडकर निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक हुए, दूसरा अम्बेडकर होने में हिंदुस्तान ने कई दशक बिता दिए हैं। अम्बेडकर जैसा बनना है तो आपको उनके व्यक्तित्वों को समझने की जरूरत है, आपको बाबा साहब जैसा बनना है तो उनके विचारों पर चलने की जरूरत है। और एक बात जाते जाते मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस व्यक्ति को, आप जरा कल्पना करिए कि उस व्यक्ति का विरोध कितना हुआ होगा जिसकी मूर्तियां आज भी हिंदुस्तान में तोड़ी जाती हैं। नमस्कार।